नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की। ये आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज़ में सबसे पहली थ्योरी आती है। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि हम इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज़ की जितने भी थ्योरी हैं उनको एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो आज ये पहली वीडियो है उस कड़ी में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अलावा प्रिंसिपल्स देखेंगे हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए थे इस थ्योरी के अंदर टेलर ने। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको। FW टेलर का नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है, इनका नाम पूरा नाम था फेडरिक विंस्लो टेलर। और ये एक चीफ इंजीनियर के पद पर थे 1884 के दशक में। और एक स्टील कंपनी के अंदर ये काम कर रहे थे फिलाडेल्फिया USA के अंदर। वहाँ पर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो इनकी जो कंपनी है उसमें जो प्रोडक्शन होता है वो लो क्वालिटी का हो रहा है, प्रोडक्शन लो क्वालिटी का हो रहा है और प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं वो किसी एक कारण की वजह से हो रही हैं। वही कारण है कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है और वो काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने एक अप्रोच बताई जिसका नाम इन्होंने रखा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं जिनको फॉलो करके कोई कंपनी अपने यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर सकती है। प्रिंसिपल्स ये हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल था जो टेलर ने बताया था उसका नाम था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि हम हर जगह पर साइंस के जो रूल्स हैं वो फॉलो करेंगे, ना कि रूल ऑफ थंब को। रूल ऑफ थंब एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से हम काम करते हैं। ट्रेडिशनल तरीका मतलब यहाँ पे पुराने ढर्रे से होता है। मान लीजिए आप किसी काम को करते हैं तो पुराने तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं उसको आप रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करते हैं, ना कि साइंस का। साइंस में हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके हम उस जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करते हैं। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है उसका नाम है हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर काम करना। यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, आपके वर्कर्स हैं, उनको सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए हर चीज़ में, तभी कंपनी आपकी ग्रो कर पाती है। तीसरा है हमारा साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स। हम यहाँ पर वर्कर्स को हम जब वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं या फिर उनको रिक्रूट करते हैं तो वहाँ पर हम साइंटिफिक वे में उनका सिलेक्शन करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। स्किल्ड वर्कर को ही काम पर रखेंगे, न कि अनस्किल्ड वर्कर को। अगर है डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो उसको उस एक बड़े काम को कई छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए। उसको कई उस काम को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, जिससे काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। और हर एक टुकड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक कर्मचारी को दे देनी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है। और इसी को हम डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क कुछ भी नहीं है, जब कोई एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम करना होता है तो उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, तो वो काम आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाता है और एफिशिएंटली होता है, यानी कि अच्छे तरीके से होता है। तो ये इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने कोऑपरेशन की बात करी है कि हम जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। सब चीज़ों को फॉलो करके कोई कंपनी मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी का जो गोल है वो हासिल कर सकती है। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट जो चाहती है उसको वो मिल जाए और जो वर्कर्स चाहते हैं उनको वो मिल जाए। तो ये हर इंसान ये चाहता है कि बड़ा बनना, और बड़े बनने के लिए हमको ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और इसके लास्ट में जो आता है मेंटल रिवोल्यूशन का। हम जब ये चीज़ें करते हैं तो हमारा जो मेंटल एस्पेक्ट है, यानी कह सकते हैं साइकोलॉजी है, हमारी साइकी है, वो रिवोल्यूट करती है। उसमें हम सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तो उसको हम मेंटल रिवोल्यूशन बढ़ाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल दिया था FW टेलर ने। उम्मीद करता हूँ आपको प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम टेलर का सबसे इंपॉर्टेंट काम देखने वाले हैं, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है और इसकी रिलेवेंस आज भी उतनी ही है जितनी उस टाइम पे थी जब टेलर ने ये दिया था। इसका नाम है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम वेजेस या इंसेंटिव्स को पे करते हैं। जब वर्कर्स को इंसेंटिव दिया जाता था पहले, तो हर एक वर्कर को एक ही समान तरीके की, जैसे सैलरी होती है ना, वेजेस होता है कि हमको 100 रुपये डेली के हिसाब से देने हैं या मंथली के हिसाब से देने हैं या वीकली के हिसाब से पेमेंट करना है। तो सबको समान तरीके से ताकि हर वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, उसके वर्क के हिसाब से उसको पेमेंट मिलना चाहिए। जब अगर कोई अच्छा काम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसको ज़्यादा मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अगर कोई वर्कर कम मेहनत करता है तो उसको कम मेहनत का पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने सिखाई और बताई थी उस टाइम पर। तो ये बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पर और आज भी इसकी रेलेवेंस उतनी ही है जितनी उस टाइम पे थी। तो इन्होंने इसमें यही चीज़ें कही हैं जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है। इस पीस रेट सिस्टम के अलावा
टेलर ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट। इसमें टेलर ने प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल रखने की बात कही थी। प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल किस तरह से रखा जाए इसके लिए इन्होंने फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि हमको प्रोडक्शन को एफिशिएंट बनाना है, यानी कि अच्छा प्रोडक्शन करना है, तो हमको वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर्स बिठाने पड़ेंगे, और एक या दो सुपरवाइजर्स नहीं, 8 सुपरवाइजर बिठाने पड़ेंगे। उनमें से इन सुपरवाइजर्स को हम 4 के 2 भागों बांट सकते हैं। पहला होता है प्लानिंग इंचार्ज, दूसरे होते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। और प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी 4 होते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 होते हैं। जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, तो ये होता है प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। और उस प्रोडक्ट को किस तरह से बनाया जाएगा एक्चुअल में जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए वहाँ पर प्रोडक्शन इंचार्ज होते हैं। तो इस इमेज के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका वर्कर जैसे नीचे है, ठीक है, ये वर्कर है। और प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 सुपरवाइजर्स हैं। पहला सुपरवाइजर का नाम है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। रूट क्लर्क होता है, रूटीन क्लर्क इसको बोलते हैं। रूट क्लर्क होता है, रूट चेक करेगा कि कौन कौन से किस रूट से हम जाएंगे आगे, ठीक है। और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर वो टाइम की बात करेगा कि कितने टाइम में हम बनाएंगे और कितनी कॉस्ट में बनाएंगे। इसके बाद में डिसिप्लिनरियन होता है, डिसिप्लिन रखेगा कि डिसिप्लिन किस तरह से बनना है। उसमें प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 सुपरवाइजर्स आते हैं। सबसे पहला है गैंग बॉस, लीडर जो होता है सुपरवाइजर का। उसके बाद में रिपेयर बॉस होता है। रिपेयर बॉस ये होता है कि हम अगर कोई मशीनरी हम जब कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कई सारी मशीनरीज लगती हैं, तो उस मशीनरीज में अगर किसी में खामी आ जाती है तो उसको रिपेयर करने की जो नौबत आती है तो उसको रिपेयर करने का जो जिम्मा होता है वो इसके अंदर होता है, इस सुपरवाइजर के अंदर होता है। तीसरा है हमारा इंस्पेक्टर, कुछ इंस्पेक्ट करेगा, चेक करेगा। हर प्रोडक्शन जब हो रहा होगा तो उस टाइम पे इंस्पेक्शन करेगा, वो जांच करता रहेगा हर टाइम पे। इसके बाद में जो हमारा काम है वो एफिशिएंट तरीके से स्पीडी हो मतलब होता है दिए हुए टाइम पर कंप्लीट हो, इसके लिए स्पीड बॉस होता है। यहाँ पर एक वर्कर को 8 सुपरवाइजर्स के द्वारा कमांड मिलती है। और आगे हम जब हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक्सेप्शन है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बता ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर जब हम हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक एक्सेप्शन माना जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम एडवांटेजेस और कुछ क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज इस थ्योरी का माना जाता है वो है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, इसमें वर्कर्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है। और चीज़ मानी जाती है कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि देखिए हम जब साइंटिफिक अप्रोच को लगाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसका ये एडवांटेज है। और हर मैनेजर की और वर्कर्स की जो पर्सनालिटी है उसमें डेवलपमेंट होता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर होते हैं और वर्कर्स को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके अलावा इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें सब अच्छा ही है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें जो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को भी। यहाँ पर कहा जाता है कि वर्कर्स की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको निगलेक्ट किया गया है, अवॉइड किया गया है। तो ये तो खैर यहाँ पर सच्चाई है। यहाँ पर टेलर साहब ने जो वर्कर्स हैं उनको एक मशीन की तरह यूज़ किया था, और इसलिए इसकी ये क्रिटिसिज्म मानी जाती है। डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव अप्रोच है ये, बड़ी कंपनीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स होते हैं और ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, इसलिए ये एक्सपेंसिव तो है ही है। खैर इसके अलावा यहाँ पर जो क्लोज सुपरविजन है वो कई बार घातक हो सकता है, कंट्रोल कई बार घातक हो सकता है, ये भी माना जाता है। तो वर्कर्स का बहुत ज़्यादा सुपरविजन या फिर कह सकते हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इस बात के लिए भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो चलिए अब हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं, क्रिटिसिज्म भी देख लिया है, तो अब लास्ट में हम कुछ और कंट्रीब्यूटर्स के जो वर्क हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है हेनरी गैंट का। हेनरी गैंट का नाम आप सुनेंगे तो गैंट चार्ट याद रखिएगा। इस चार्ट के माध्यम से मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह यूज़ किया गया था। इनके चार्ट्स को एक इंपॉर्टेंट टूल्स की तरह यूज़ किया गया था मैनेजमेंट प्रैक्टिस में, ठीक है। और होरेस हाथवे, इनके तो बहुत सारे वर्क्स हैं, इनके सारे वर्क्स मैं यहाँ पर लिख भी नहीं पाया हूँ। इनके अगर आप चाहेंगे तो इनके जो वर्क्स हैं उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर लिखे हैं मैंने, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में बताया है इन्होंने, इंटरनल ऑडिटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में, सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 नाम आते हैं वो हैं फ्रैंक गिलबर्ट और लिलियन गिलबर्ट का। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, फ्रैंक हस्बैंड थे और लिलियन उनकी वाइफ थी। इन दोनों ने मिलकर मोशन स्टडी और टाइम स्टडीज़ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ इन्होंने बताया है। और टाइम और मोशन स्टडी को स्टडी करके ही टेलर ने स्टैंडर्ड टाइम बनाया था। वहाँ पर जो हमने बात करी थी ना पीस सिस्टम की, उसमें वहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडी का ही इस्तेमाल टेलर ने भी किया था, ठीक है। तो फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट को आप टाइम और मोशन स्टडी के प्रोपाउंडर के रूप में याद रख सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडीज़ में बताया था कि किस तरह से हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और मोशन स्टडी में हमने वर्कर्स के जो मोशंस होते हैं, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, कह सकते हैं मोशंस का मतलब यहाँ पर यह है कि वो जो काम करते हैं उसको कितने एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो स्टडी इन्होंने करी थी फ्रैंक गिलबर्ट ने, मोशन हैरिंगटन इमर्शन, इनका नाम भी आपने सुना होगा इमर्शंस एफिशिएंसी प्लान के रूप में। और यहाँ पर इनके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इन्होंने बताए हैं। ये एक एफिशिएंसी मैनेजर थे, ये एफिशिएंसी इंजीनियर थे। हैरिंगटन इमर्शन जो थे एक एफिशिएंसी इंजीनियर थे। इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बताया है। और कंपनसेशन जो है, इन्होंने कहा है कंपनसेशन जो मिलना चाहिए वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से ही मिलना चाहिए। इन्होंने इसका नाम दिया था कंपनसेशन ऑफ एफिशिएंसी परसेंट, ठीक है। और इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जिसमें इन्होंने बताया था कि लाइन जो मैनेजर होते हैं, लाइन मैनेजर जो होते हैं, उनको एडवाइस करने के लिए एक स्टाफ मैनेजर भी रखना चाहिए। तो ये भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम बताया था। तो ये कुछ कंट्रीब्यूटर थे जिन्होंने टेलर के साथ साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में अपने तरीके से योगदान दिया है। और इनमें से अगर आपको किसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अलग से वीडियो इनके बारे में ले आऊँगा, ठीक है। सो यही था ये वीडियो। थैंक यू गाइज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल।